हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है द पोटैटो लैब। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें पोटैटो के बारे में बताया जाता है कि आलू किस लिए जरूरी होते हैं और ये आलू किस लिए जरूरी होते हैं। सभी लोग एक एक करके पोटैटो के बारे में बता रहे होते हैं कि पोटैटो ऐसा है और इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। लास्ट में पता चलता है कि ये सभी लोग इन सभी लोगों ने ऐड बनाई हुई थी लैब की प्रमोशन करने के लिए और वो लोग इस ऐड को उनके गाँव वालों को दिखा रहे होते हैं। और यहाँ इस ड्रामे की फीमेल लीड में क्योंग भी बैठी होती है। वह सन ग्लासेस पहनकर बैठी होती है। जैसे उसकी बोलने की बारी आती है तो अपनी ग्लासेस उतार कर बोलने के लिए जाती है। वो माइक लेने से भी मना करती है क्योंकि उसे पता था कि वो इतना जोर से बोलती है कि सब तक उसकी आवाज वैसे ही पहुंच जाएगी। और सामने आते के साथ ही वो पोटैटो के बारे में बताने लगती है। एक बोर्ड से अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। वो जैसे ही पहले वो आलू के बारे में बताने लगती है तो गाँव की एक लेडी कहती है कि इस आलू के बारे में मत बोलो, इस आलू ने पिछले साल पूरी फसल खराब कर दी। तो उस लेडी की ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि वो बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर भी वो दूसरे आलू के बारे में बताने लगती है तो और ऑडियंस में से एक पर्सन हाथ खड़ा करता है जिसे सोचकर ये सोचने लगती है कि यही इस गांव का इंचार्ज होगा। अब ये भी इनकी बात सुनने के लिए आगे जाती है और पूछती है कि क्या आपको कोई क्वेश्चन है। उसका यही क्वेश्चन होता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। अब ये बोलने से पहले चुप हो जाती है और सभी लोग देखने लगते हैं कि अब ये कितने पैसे बोलेगी। वो 900 कहती है तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं हमें इससे ज्यादा पैसे चाहिए। वो कहता है कि 951 पर ये कहती है कि नहीं मैं 921 दूंगी। पर वो लोग इसकी ये बात नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि जो बाकी कंपनीज वाले हैं वो 914 है तो 950 में देते हैं। तो अब ये 930 पर आ जाती है उनकी बात सुनने के बाद। अब इनका इतना भी बजट नहीं होता कि ताकि ये इससे भी ऊपर चले जाए। ये 940 तक जा रही होती है तो दूसरे वाले पर्सन का हालत खराब हो रहा होता है कि ये इतना पैसा क्यों बोल रही है। फिर भी लोगों के नाम मानने पर वो 940 पर भी आ जाती है। पर वो लोग 940 पर भी नहीं मानते। अब इसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं तो अब ये भी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है और इसका कलीग जो इसके साथ आया होता है वो इसे एक स्टिकर लगाने लग जाता है। तो वो कहती है कि ये क्या बात हुई, अगर मैं स्मोकिंग छोड़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ। पर फिर भी वो नो स्मोकिंग वाला साइन उसके फोरहेड पर लगा कर जाता है। पर वो तो लगा कर चला जाता है लेकिन ये फोरहेड से निकाल कर अपने नेक पर लगा लेती है। फिर हमें इस ड्रामे का मेन लीड बैक्यू दिखाया जाता है जो कि टेस्ट ऑफ हेवन सॉन्ग एंड फूड पहुंच जाता है और उस नेम प्लेट को देखने के बाद वो वहाँ अंदर की तरफ जाने लग जाता है। सॉन्ग्यो फूड इंस्टीट्यूट के लैब रिसर्चर भी दिखाए जाते हैं। ये सभी लोग बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, साथ में ड्रिंक भी कर रहे होते हैं और अपने पोटैटोस के बारे में लेकर बात भी कर रहे होते हैं। अब इतने पैसे में मानते ही नहीं है तो उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिर उनकी एक चीज इतनी फेमस जो हो गई थी। और हमें दूसरी तरफ सोनिया फूड का सीईओ दिखाया जाता है जो एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। इन लोगों में बात कंप्लीट हो जाती है उससे पहले ही वहाँ बैक्यू पहुंच जाता है जो वनहंग रिटल से होता है। आते के साथ ही ये उनसे कहता है कि 10 मिनट के बाद आप लोगों को जो भी बातें सुनानी होगी सुना लेना, लेकिन उससे पहले मेरी बातें सुननी होगी। वो उन लोगों को इन्वेस्टर्स की उनकी असलियत उनके सामने रख देता है। कोरियन और रियल नेम ये है और कहता है कि ये कोई फॉरेनर नहीं है बल्कि ये भी कोरियन ही है और ये कोरिया में पैदा हुआ, कोरिया में कहाँ पर रहता आया है। ये बस लोगों के साथ स्कैम करता है। इसने बहुत सारी कंपनीज के साथ भी स्कैम किया है और वो सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई है। अब आप ही लोग सोच लो कि क्या आप सच में इस आदमी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और वो सबूतों के साथ इन लोगों को फाइल्स भी दिखा और कहता है कि देखो इसने किस किस के कंपनी के साथ क्या क्या फ्रॉड किया है। अब ये सब सुनकर वो आदमी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा होता है। अभी भी इसकी इंग्लिश अच्छे से नहीं जा रही होती है और फिर कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ ना, इसलिए लोगों की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। अब कुछ कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई है तो इसमें मेरा क्या लेना देना है। वो अभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और सोनिया फूड के सीईओ को भी समझ में नहीं हो रहा होता क्या वो बेकू के सामने शर्मिंदा हो या क्या करे, क्योंकि बेकू ने पहले से ही उन लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला होता है और वो लोग इसके इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना चाह रहे होते, इसलिए सीईओ दूसरी तरफ ही फेस कर लेता है। अब बेकू सीईओ के पास आकर कहता है कि आप सोच ले कि आपको क्या करना है और मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई और ऑप्शन बाकी है, पर मेरे पास आने का एक ऑप्शन बाकी है। आपके पास रिसर्च टीम का एक मेंबर दिखाया जाता है जिसके पास कॉल आती है और कॉल आने से उन्हें ये पता लगता है कि हमारी लैब टीम और उन्होंने रिसर्च एक साथ हो चुकी है। ये सुनते ही उन लोगों के गाने रुक गए थे और वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जो कुछ भी पास्ट में मेक्योंग के साथ उस कंपनी में हुआ था उसके बाद तो मेक्योंग उस कंपनी को ना देखना चाहती थी और ना ही उसका नाम सुनना चाहती थी। और वैसे उसे एक टैलेंट अवार्ड भी मिला था लेकिन उसे पाव मार मार के उसे तोड़ देती है और उस जगह से और उसके नाम से उसे इतनी नफरत हो चुकी थी, इसलिए सभी लोगों को उन्हें एडिटर अच्छी नहीं लग रही होती, इसलिए अपने अपने सोच में डूबे होते हैं। दूसरी तरफ बेक्यू को दिखाया जाता है जिसका एक लड़के के साथ सामना होता है
जो उसे रोककर उसे कहने लगते हैं कि चेयरमैन आजकल तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। जब हमने ड्रग स्टोर के बारे में सोचा था तब तुमने टॉप थ्री कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज ही ले ली। तब हमने F&B पर फोकस करने का सोचा था, तब तुमने टॉप पोटैटो कंपनी के साथ ही काम करने का सोच लिया। वाह, तुम्हारी क्या सोच है। चलो तुम्हारे इस जिद को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो फौरन से मना कर देता है। ये बस मेरी जॉब है और सेलिब्रेट करना मुझे ये सब फिजूल की बातें लगती है। ये कहकर उसने उनके मुंह पर साफ मना कर दिया था। लेकिन एक साइड से शोर की आवाज आने लगती है। ये लोग भी उसी साइड पर चले जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि यहाँ पर लड़ने के लिए वो पर्सन पहुंच चुका था जिसे बेकू ने कंपनी से निकाल दिया था, और बेकू को पता भी नहीं होता कि ये पर्सन कौन है। तो दूसरे वाला बताता है कि ये वही पर्सन है जिसे निकाला गया है, और वो उसे देखते हुए कहता है कि अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। वो पर्सन बेकू को देखते ही और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इन लोगों को अपने आप से छुड़वा कर ये आदमी ऊपर पहुंच जाता है। बेकू को भी रोक लेता है और बेकू बस खड़े होकर इसे देख रहा होता है। वो जैसे ही बेकू की तरफ अटैक करने लगता है तो सभी परेशान होते हैं कि कहीं बेकू को लग न जाए, पर बेकू उसके लिए डोर ओपन कर देता है और वैसे भी ये अटैक करते हुए उसके साथ अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाके ये गिरा होता है तो ये भी डोर लॉक करके बेकू उसके पास आकर कहने लगता है कि मिस्टर चू, आपको काम डाउन होना चाहिए। अब ये सब बाहर होते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं कि डोर क्यों लॉक हो गया है। बेकू को क्या होगा, वो पर्सन तो बिल्कुल पागल हो बैठा है। वो पर्सन उस पर अटैक करने लगता है, पर बेकू भी किसी से कम थोड़ी था। बेकू कुछ भी नहीं करता बल्कि बातों का ही ऐसे इस्तेमाल करता है जिससे मिस्टर चू नहीं कह पाता, और जब ये मारने लगता है तब बेकू कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे मारने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जो भी मेरा इंश्योरेंस वगैरह है वो सब तुम्हें भरना होगा। वो कहता है कि पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस तुम्हें मारना है। बेकू कहता है कि अच्छा, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें 2 मिलियन से ऊपर देने होंगे। अब ये सुनते ही उसके हाथ रुक जाते हैं और वो और बिल्कुल शॉक में आ जाता है, और फिर से बेकू कुछ कहने लगता है तो ये फिर से उसे मारने लगता है। तो बेकू कहता है कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, सबको तुमसे दूर कर आ जाएगा, और अगर तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं तो तुम्हें 135 साल तक जॉब करनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि 135 साल तक तुम्हारी उम्र होगी। तो क्या तुम इतने टाइम तक जॉब कर सकते हो, और तभी जाकर तुम्हारे ऊपर से इतना कर्जा उतर पाएगा। और जहाँ तक तुम्हें निकालने की बात है तो मैं बता दूं तुम्हें। और जैसे ही वो उसके एक एक वजह को बताने लगता है तो ये गुस्से में आकर कहने लगता है कि मुझे पता है, तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पर बैठकर रोने लग जाता है और फिर कहता है लेकिन मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या थी, मैंने यहाँ पर अपनी जान लगाकर काम किया, मुझे आखिर क्या मिला। बेकू भी उसकी बातें सुनने लगता है, और दूसरी तरफ ये लोग भी जो डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे तो उतने में ही एक लड़का भागते हुए मास्टर की लेकर आया था, और जल्दी से उस डोर को अनलॉक किया जाता है, और अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि यहाँ बेकू को मार नहीं पड़ रही थी बल्कि बेकू से ही मिस्टर चू को मार पड़ रही थी। ये देखकर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे तो याद ही नहीं था कि मिस्टर बेकू स्पेशल फोर्स में हुआ करते थे। सिक्योरिटी वाले मिस्टर चू को पकड़ कर ले जाने लगते हैं, पर वो जाते जाते कहने लगता है कि तुम लोग भी फायर होने से बचोगे नहीं, तुम सब लोगों को भी फायर कर देगा। सब उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। बेकू जब जा रहा होता है तो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और उसका यही क्वेश्चन होता है कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, पर वो नहीं बताता, और वो टेस्ट ऑफ सुनियो फूड पहुंच जाता है, और उनके नेम में एक अल्फाबेट की चेंजिंग करने के बाद वो देखकर स्माइल कर रहा होता है, और मिक्योंग दिखाई जाती है जो घर की तरफ आ रही होती है। सबसे पहले वो रास्ते में डॉग को प्यार करती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड जो उसके लिए फुल माहौल बनाकर बैठी होती है और कहती है एलिजाबेथ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए उसे उसके हाथ में ड्रिंक दे रही थी। उस लड़के ने तुम्हें ड्रिंक दी है, वो भी उसे बताने लगता है कि ये नॉन अल्कोहलिक है। सुनते ही वो स्मेल करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि ये टी है। दोनों से कहने लगती है कि तुम लोग टी को अल्कोहल बनाकर पी रहे हो, तुम लोगों ने ऐसी कौन सी मूवी देख ली है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन वो दोनों उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी सोने के लिए कैसे जा सकती हो, तुम्हारी कंपनी की हालत देखी है। ये सुनते वो फौरन से रुकती है, उन लोगों का भी रुकने का कहकर लाइट्स वगैरह ऑन करती है और उनसे पूछती है कि तुम्हें मेरे कंपनी की हालत के बारे में कैसे पता, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि दोनों को पता लग गया था कि अब ये दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो जल्दी से दूसरे पर इल्जाम लगा देती है कि ये वहाँ के स्टॉक्स लिया था। वो कहता है कि गुंजू कहती है कि और मैं क्या करूँ, मुझे तो अभी बताना होगा ना। तो ये बताती है कि इसने उस कंपनी के स्टॉक्स लिए हैं। तो ये बताता है कि मैंने तो उस कंपनी के स्टॉक्स इसलिए लिए थे क्योंकि मेरी प्यारी बहन, तुम्हें पता है ना, मैं जिस कंपनी के स्टॉक्स लेता हूँ वो नीचे गिरे चली जाती है, इसलिए मैं चाहता था इस कंपनी का भी बुरा चाहता था, इसलिए स्टॉक्स ले लिया। तो मेरे लिए वो राइवल कंपनी ना। मेक्यूंग का कहने का बहुत मन करता है लेकिन वो कहती कुछ नहीं। कहती है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। सोफे पर आकर बैठ जाती है और साथ ही उसकी फ्रेंड भी बैठती है और उससे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। तो वो भी उससे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करने का सोच रही हो। एक कहती है कि ये कंपनी छोड़ देगी, दूसरा कहता है कि नहीं ये कंपनी कैसे छोड़ सकती है, मेहनत की और इतना टाइम दिया इस कंपनी को, वो उन लोगों के लिए इस कंपनी को कैसे छोड़ेगी। अब उन लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद इन लोगों के पास रिसर्च लैब रहेगी भी या नहीं। अब उनसे तंग होकर ये अपने रूम में आती है। दिखाया जाता है कि इनके इंचार्ज ने इनको बताया था कि हमारा रिसर्च लैब भी खत्म हो जाएगा। अब ये सुनकर तो ये और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या हमें भी निकाल दिया जाएगा। अब ऐसे ही रात में ये अपना साइकिल निकालती है और इसका एक छोटा सा पोटैटो फार्म होता
है वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि जो मर्जी हो पर मैं अपने पोटैटोस को अपना नाम दूंगी और फिर ये भी अपना नाम बनाएंगे और ये सैड होकर यही सारी बातें करते हुए अपने काम पर लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें बेकू भी दिखाया जाता है, अपने काम में लगा होता है कि उसे कंपनी में क्या चीज रखनी और क्या चीज नहीं रखनी। वो अपने लैब को लेकर सोच में होता है और उसके बाद क्वेश्चन लगा देता है। अगली सुबह रिसर्च टीम रंगे बिरंगे जूते पहनकर कंपनी पहुंच चुके थे। उन्होंने कंपनी के लिए कुछ डिस्कस करके ये लोग कार से बाहर एक एक करके निकल रहे होते हैं और इस साथ में इनका इंट्रोडक्शन भी दिया जा रहा होता है एक एक करके। अब ये सभी अपना एटीट्यूड मारते हुए अंदर जा रहे होते हैं। वैसे ही उन्हें पीछे से आवाज दिया जाता है कि अपने कार को पार्क करिएगा और गाड़ी पार्क करने के बाद ये लोग पूरे एटीट्यूड में कंपनी में पहुंच जाते हैं। कंपनी को देखते ही कहने लगता है कि ये तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा और इन लोगों की नेटवर्थ तो 8 ट्रिलियन होती है। जो सुनते ही ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब इनके पास HR की असिस्टेंट मैनेजर आती है जो इन लोगों को ऐसे देखकर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग काफी दिनों के बाद सियोल आए हो। तो दूसरी कहती है कि नहीं, मैं अपने लास्ट फ्रेंड की शादी में आई थी सियोल में। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाती है, फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि अब तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। ये कहकर उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। वो तो उनसे ठीक से हेलो भी नहीं करती। जहाँ पर उन्हें लाया जाता है वहाँ पर भी उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। वो पर्सन कहता है कि एक पोटैटो को रिसर्च लैब और लैब की जरूरत ही क्या है। ये सुनकर मेक्योंग को गुस्सा आता है और वो बताने लगती है कि पोटैटो को खाना और सिर्फ फ्राई करना ही काम नहीं होता, वो किचन में काम किए जाते हैं। उसके बारे में रिसर्च में पता लगाया जाता है। वो काफी जोश में बात कर रही होती है। तो दूसरी वाली उसे बताती है कि तुम्हारे नेल्स गंदे हैं। नेल्स गंदे देखकर सोचती है कि मैंने तो हाथ धोए थे, नेल्स क्यों गंदे हैं, शायद मैं हाथ धोना भूल गई। अब इन लोगों से बोला जाता है कि आप लोगों की एक पिक बनाई जाएगी। वो कहती है कि हमारी ID पिक ले लेना, पर वो उनसे कहती है कि नहीं, अभी के अभी आपकी पिक ले ली जाएगी। और अब ये लोग पिक बनवाने के लिए आ जाते हैं लेकिन बड़े गुस्से में पिक बनवा रहे होते हैं। और एक लड़की इनसे कहती है कि प्लीज आप अपने फेस एक्सप्रेशन तो ठीक करिए। वो कहता है कि नहीं, मैं देखता ही ऐसा हूँ। दूसरी वाली भी काफी गुस्से में अजीब सी पिक बनवाती है। मेक्योंग अच्छी पिक बनवाने लगती है तो वैसे ही वह दूसरा पर्सन खड़ा हुआ वो कहने लगता है यहाँ पर जॉब की थी ना, इतने सालों तक जॉब की, तभी मैं कहूँ कि तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रही हो। तो वो कहती है कि मेरी फेस लुक ऐसी है कि कोई मुझे नहीं भूल पाता। इस बात के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए ये भी अच्छी पिक नहीं बनवाती, ये भी बुरी पिक बनवाती है। इसके बाद हमें पोटैटो लैब दिखाया जाता है जिसके बाहर बेकू पहुंच जाता है और इतने में जो लैब के अंदर पर्सन काम करता है वो फोन पर बात करते हुए बाहर पहुंचता है और बेकू को देखकर पूछता है कि आपको कौन चाहिए और आपको यहाँ किस काम से आना हुआ। और यहाँ पर जो रिसर्च टीम पहुंच चुकी थी उन लोगों को भी पता चल जाता है उस कंपनी से कोई एक पर्सन रिसर्च के लिए यहाँ आया हुआ है। तो ये सुनकर ये लोग यहाँ से भागने की करते हैं। यहाँ तक तो उनकी ID भी यहाँ पर नहीं कर रही होती है, तो इसलिए उन्हें वहाँ पर ऊपर से ही कूदना पड़ रहा होता है। और ऐसा करने के चक्कर में एक तो बीच में ही फंस जाता है और कुछ ज्यादा ही बुरा अपने साथ कर लेता है। और मेक्योंग जो पीछे रह जाती है वो नीचे से आने की कोशिश करती है, पर जैसे थोड़ा ओपन होता है तो ये खड़े होने की सोचती है और ये बाकी सभी लोग वहाँ से चले गए थे। पर जैसे ये खड़ी होती है तो इसको मिस्टर पार्क नजर आते हैं जो उसका पुराना फ्रेंड था, जिसे देखते ही वो जल्दी से नीचे झुक जाती है। मिस्टर पार्क यहाँ से गुजरता रहा होता है, इसे देखते ही ये पूछने लगता है कि मिस आप ठीक तो है पर ना? ये हाथ से ही साइन करते हुए बता रही होती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पर फिर भी मिस्टर पार्क कहते हैं कि इस लड़की की मदद कर देना। वो वहाँ से जाते ही ये उठकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसका लैब रिसर्चर उसके नाम से पुकारने लगता है मेक्योंग। वो कहता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। इसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि ये हमेशा मुझे बुरा नाम लेकर क्यों पुकारने लग जाता है। वैसे ये उठकर जाने लगती है तो मिस्टर पार्क वापस आ जाते हैं और इसको इसके नाम से बुलाने लग जाता है। ये भी शौक होकर रुकी तो होती है और ये भी उसकी तरफ देखने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये अब बस रो देगी, इसलिए वो अपने ग्लासेस लगाकर उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर पार्क का असिस्टेंट उसे पूछने लगता है कि क्या मिस्टर पार्क आप इस लड़की को जानते हैं। अब मिस्टर पार्क उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताने लगता है कि नहीं, हम स्कूल में साथ थे और इसको हमेशा मैं मुसीबतों से बाहर निकाला करता था। यही बताते हुए जा रहा होता है, पर वैसे ही मिस्टर पार्क को ये होता है कि नहीं, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। भागते हुए ये पहले तो रिसेप्शन पहुंचता है और वो उसके बारे में पूछने लग जाता है। सोचता है कि नहीं, मुझे बाहर जाकर उसे खुद रोकना चाहिए और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।